नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। रूस पीछे हटने को तैयार नहीं है और यूक्रेन अपनी खोई हुई जमीन वापस लेने के लिए मरने और मारने पर उतारू है। 2.5 साल का वक्त बीत चुका है, युद्ध का अंत दिख नहीं रहा, लाखों लोग प्रभावित हैं। यूक्रेन की वॉर जोन में इस वक्त क्या चल रहा है, कौन आगे बढ़ता दिख रहा है और कौन पीछे हट रहा है, रूस कितने बड़े इलाके पर कब्जा कर चुका है और युद्ध का न्यूक्लियस कहां तक शिफ्ट हो गया है, यानी उसका अब एपिसेंटर कहां है। आज आपको रूस यूक्रेन के वॉर के हर एक पहलू को समझाएंगे, यह भी बताएंगे क्या रूस और यूक्रेन वॉर अब वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ता जा रहा है। लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी खबरों पर एक नजर डाल लेते हैं। रूस के बेलगरोड रीजन में यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया है और इसमें 5 रूसी बच्चे घायल हुए हैं। तो यूक्रेन के इस अटैक में 5 रूसी बच्चे घायल हुए हैं। बेलगरोड पर हमला किया गया है। इस वक्त ये लेटेस्ट अपडेट हम आपको सीधे वॉर जोन से दे रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं और इसकी भयावहता, भीषणता को आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। रूस को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए यूक्रेन कमर कस रहा है और धीरे धीरे वो भी अब रूस के इलाकों को टारगेट करता हुआ जा रहा है। बेलगरोड, जो कि यूक्रेन के ठीक नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, वहां इस वक्त जबरदस्त लड़ाई चल रही है। और इस वक्त वॉर जोन से एक और बड़ी ब्रेकिंग आपको हम बताने जा रहे हैं। रूस ने यूक्रेन पर जवाबी हमला करते हुए ड्रोन अटैक में यूक्रेन के कई टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर दिया है। इस हमले के लिए रूस ने ईरान में बने शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल किया। इन्हें आत्मघाती ड्रोन भी कहा जाता है, जिनका इस्तेमाल इस वक्त रूस ज्यादातर अपने हमलों में कर रहा है। और देखिए किस तरह से चुन चुनकर यूक्रेन के एक एक हथियार को ध्वस्त किया गया है। उसके सप्लाई लाइन को भी टारगेट किया जा रहा है और जहां पर भी उसके आर्टिलरी पोजीशंस हैं, टैंक्स हैं, उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। और इसके सामने आप देखिए कि किस तरह से एक टैंक के ऊपर हमला किया जाता है और इस टैंक को तबाह कर दिया जाता है इस आत्मघाती हमले में। अब देखिए किस तरह से जो सप्लाई लाइन है, जहां से ट्रक्स गुजर रहे हैं, जिसमें रसद है, जिसमें एमुनेशन है, उसको टारगेट किया जा रहा है। एक और बख्तरबंद गाड़ी जिसके ऊपर रॉकेट्स लगे हुए हैं, इसे भी ड्रोन के जरिए निशाना बनाया गया। तो यह जबरदस्त पलटवार हो रहा है इस वक्त रूस का यूक्रेन के ऊपर। अब आप देखिए कैसे यूक्रेन जवाबी कार्रवाई कर रहा है और रूस के हमलों का मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। यह तस्वीर खेरसों की है। ग्रामीण इलाकों में छिड़ी जंग की तस्वीर में आप देखिए कि यूक्रेन के जो लड़ाके हैं या सैनिक हैं, जो इस वक्त खेरसों को वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं बॉर्डर लाइन ईस्टर्न यूक्रेन में। इस वक्त मोर्टार का इस्तेमाल किया जा रहा है और मोर्टार के जरिए यहां पर रूस की गाड़ियों को, बख्तरबंद गाड़ियों को, तोपखानों को निशाना बनाया जा रहा है। दरअसल खेरसों यानी कि जो ईस्टर्न यूक्रेन में पड़ता है, इस इलाके में 2 साल पहले रूस ने कब्जा जमाया था। धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था खेरसों से कि वो जापोरिजिया की तरफ जाए, लेकिन यूक्रेन ने उसको रोका और इसी तरह से गुरिल्ला वॉर के जरिए छुप छुप कर वो रूसी ठिकानों पर निशाना बना रहा है। और देखिए किस तरह से अलग अलग हथियारों का इस्तेमाल करके इस वक्त यूक्रेन के जो फोर्सेस हैं वो रशिया के पॉइंट्स को, रशिया के मोर्चों को टारगेट कर रहे हैं। और यहां पर ड्रोन के जरिए भी निगरानी भी की जा रही है यूक्रेन की ओर से और साथ ही रशिया के ऊपर इस्तेमाल किया जा रहा है ड्रोन्स का सबसे पहले इस्तेमाल इस युद्ध में यूक्रेन ने किया था और बहुत नुकसान पहुंचाया था, जिसके बाद रूस ने भी अपने इस युद्ध के पूरे परिणाम को बदलने के लिए हथियारों में कई बदलाव किए, जिसमें ड्रोन्स को इस्तेमाल करने की शुरुआत हुई। अब रूस और यूक्रेन के बीच जोरदार लड़ाई चल रही है। इस बीच यूक्रेन के एक शहर की तस्वीर सामने आई है जहां तबाही मची है। जिधर भी देखो धुआं उठता दिख रहा है। आग की लपटें शांत हो रही हैं, लेकिन इमारतें टूटी हुई हैं। पूरा शहर वीरान है और अब इसे गोस्ट शहर यानी कि भूतों का शहर नाम दिया गया है। पूरे यूक्रेन में इस तरह के कई गांव और कस्बे इस वक्त नजर आते हैं, जिन्हें गोस्ट विलेज या फिर गोस्ट टाउन कहा जाता है, भूतिया शहर, क्योंकि यहां से सब लोग भाग चुके हैं। पूरा इलाका खाली हो चुका है, वीरान हो चुका है। टूटे हुए मकान, बिखरा हुआ मलबा, जली हुई गाड़ियां, जले हुए मकान ही ये बताने के लिए काफी है कि इस शहर में कभी
चहल पहल हुआ करती थी, लेकिन जिस तरह से युद्ध की आग ने इसके ऊपर कहर बरपाया, उसके बाद यहां सब कुछ तहस नहस हो चुका है। इस शहर का नाम टोरेस्क है और यूक्रेन के डोनेट्स्क में मौजूद है। डोनेट्स्क प्रांत का टोरेस्क शहर जो इस वक्त वीरान हो चुका है। डोनेट्स्क राज्य के प्रमुख औद्योगिक सेंटर्स में से एक हुआ करता था। यहां की आबादी करीब 32,000 थी, अब कोई नहीं बचा है। कुछ लोग मारे गए हैं और बाकी लोग डरकर शहर छोड़कर भाग गए हैं। अब अगर टोरेस्क में कुछ बचा है तो रूसी टैंकों के गोले, मिसाइलों के हमलों से तबाह हुए इमारतें। ये ड्रोन से ली गई तस्वीर बताने के लिए काफी है किस तरह से इस पूरे शहर के ऊपर युद्ध का कहर बरपा है। कहीं से धुआं उठता हुआ नजर आता है, टूटे मकान, जली हुई गाड़ियां, जले हुए मकान। अब रूस लगातार यूक्रेन की जमीन कब्जाता जा रहा है। ईस्ट और नॉर्थ में कम से कम 1 दर्जन शहरों में अब रूस ने कब्जा कर लिया है। इन इलाकों में रूसी सेनाएं अपने ठिकाने बना चुकी है, लेकिन यूक्रेन लगातार यहां पर गुरिल्ला वॉर करता जा रहा है और अपने इलाके वापस लेने की कोशिश कर रहा है। अब सोचिए कि यूक्रेन अपने मिशन में कुछ हद तक कामयाब भी हो गया है। ये रूस ने जानबूझकर कुछ इलाकों से अपनी सेना पीछे बुलाई है। क्या यह पुतिन की कोई नई चाल है या फिर स्ट्रैटेजी है, रणनीति है? ग्लोबल कंप्लीट ट्रैकर की ओर से कहा गया है कि इस रिपोर्ट में यूक्रेन ने 54% जमीन वापस ली है, रिकैप्चर किया है, लेकिन 18% जमीन अब भी रूस के कब्जे में। लेकिन 18% जमीन क्या है, यह आपको मैप के जरिए बताएंगे और इसका महत्व क्या है यह भी आपको समझाएंगे। लेकिन यूक्रेन और रूस के बीच जंग कई मोर्चों पर चल रही है। वॉर जोन में दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं और साथ ही आसपास के 2 देश हैं, वहां पर भी हलचल तेज हो गई है। यूक्रेन के कई पड़ोसी इस युद्ध में उसके साथ तो हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो रूस के साथ खड़े हैं। कौन से वो देश हैं जो यूक्रेन के साथ जुड़े हुए हैं और कौन से वो देश हैं जो इस वक्त रूस के साथ खड़े हैं, यह भी आपको हम समझाएंगे। यूक्रेन की बॉर्डर से 7 देशें लगती है, यानी कि 7 देशों की सीमा जुड़ती है। इसमें कौन कौन से हैं? रूस के साथ मोल्डोवा, रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया, पोलैंड, बेलारूस। इनमें रूस के साथ यूक्रेन की सबसे लंबी सीमा जो करीब 2295 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इसमें थल सीमा करीब 1974 किलोमीटर की है और लंबी और जल सीमा यानी कि समुद्री सीमा 321 किलोमीटर की है। यूक्रेन का एक सिरा ब्लैक सी के किनारे है और दूसरा रूस की सीमा से है। अब दूसरे नंबर पर यूक्रेन की बॉर्डर बेलारूस से लगती है जो 1100 किलोमीटर लंबी है, लेकिन बेलारूस पूरी तरह से पुतिन के साथ खड़ा है। वहां रूस ने एटमी हथियार तैनात कर रखे हैं और रूसी सेनाएं भी वहां पर मौजूद है। एक तरह से वो लॉन्चिंग पैड है रूस के लिए यूक्रेन पे हमले के दौरान। यूक्रेन की बॉर्डर पोलैंड के साथ भी मिलती है और 535 किलोमीटर लंबा यह बॉर्डर है और पोलैंड रूस युद्ध के खिलाफ है, मतलब साथ दे रहा है इस वक्त वो यूक्रेन का, क्योंकि नाटो का सदस्य है। रोमानिया के साथ यूक्रेन की सीमा भी 649 किलोमीटर लंबी है। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो रूस की जो सीमा है, चाहे वो जल से हो या फिर थल से हो, एक लंबा चौड़ा बॉर्डर है। लेकिन बेलारूस करीब 1100 किलोमीटर लंबा जो ये बॉर्डर है, यह भी यूक्रेन के लिए सिरदर्द है, क्योंकि ये लॉन्चिंग पैड है इस वक्त रूस के लिए। रूस ने जो पहला हमला भी किया था तो उसकी जो सैनिकों ने अंदर धावा बोला था, कीव के बहुत करीब पहुंचे थे, वो भी बेलारूस के जरिए ही पहुंचे थे। अब आपको बताते हैं कि इस वक्त सबसे घातक लड़ाई किस जगह पे हो रही है। रूस ने यूक्रेन के नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में 2 बड़े फ्रंट खोले हैं। सबसे पहले बताते हैं कि रूस ने इसमें ईस्ट फ्रंट में क्या किस तरह से वो लड़ाई लड़ रहा है। बेलगरोद के बॉर्डर से सटे हुए इन इलाकों में इस वक्त जबरदस्त लड़ाई चल रही है। रूस का इस वक्त यहां पर कब्जा है। इन इलाकों में सबसे ज्यादा फाइट चल रही है। उनमें वोवशाक, इसके अलावा स्टाशिया और लिप्सी, ये 3 वो शहर हैं जो यूक्रेन के राज्य खार्किव का हिस्सा है। यूं कहें कि खार्किव के जो 25 किलोमीटर का दायरा है उसके आसपास के शहर हैं। अब रूस इनमें नियंत्रण स्थापित करना चाहते हैं। यूक्रेन इन्हें वापस लेने के लिए भी जान लड़ा रहा है और वोवशाक से खार्किव सिर्फ 74 किलोमीटर दूर है और यहां रूस ने 8 दिन से भारी बमबारी की है। यूक्रेन के मोराल को खत्म करने के लिए, तोड़ने के लिए इस जगह पर इस वक्त कब्जा करने की लड़ाई चल रही है। मैप में जो आप देख पा रहे हैं, जहां पर आपको पीला हिस्सा दिख रहा है, यह पीला जो हिस्सा है वहां पर रूसी सेना का नियंत्रण स्थापित हो चुका है, जबकि
जो जेब्रा लाइन आप देख रहे हैं जहां पर इस वक्त झड़प चल रही है, तो झड़प हो रही है और इस झड़प के बीच कोशिश हो रही है कि खार्किव तक किस तरह से पहुंचा जाए या फिर खार्किव को किस तरह से यूक्रेन से अलग किया जाए। इस मैप में आपको 3 शहरों के नाम नजर आ रहे हैं, वोव्शनाक, इसके अलावा स्टार्सिया और लिप्सी। लिप्सी सबसे करीब है खार्किव के, और इस वक्त जो लिप्सी के इलाके में लड़ाई चल रही है उसमें कोशिश ये हो रही है कि धीरे धीरे वो खार्किव के करीब पहुंचे। लेकिन वोव्शनाक में इस वक्त रूस की कोशिश यह है कि इस शहर को, हालांकि इसका देखा जाए तो सैन्य रूप से बहुत ज्यादा महत्व नहीं है, लेकिन अगर यह शहर गिरता है तो ऐसे में यह मोराल को डेंट करेगा, यूक्रेन के मोराल को डेंट करेगा, और यही कोशिश हो रही है रूस की ओर से। अब यूक्रेन के नॉर्थ ईस्ट जोन को आपको दिखाते हैं, यह फ्रंट जहां है वहां रूस ने सबसे ज्यादा यूक्रेन की जमीन अपने कब्जे में रखी है। यहां के शहर इस वक्त कब्जे में। अगर ऊपर से आप देखना शुरू करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से लुहांस्क और साथ ही साथ दोनेत्स्क, ये 2 वो क्षेत्र हैं जो बिल्कुल सटे हुए हैं रशिया के साथ। डोनबास का पूरा इलाका पड़ता है। इसके अलावा बाखमुत आप देख रहे हैं, और इसके बाद आप नीचे आएंगे तो आपको मारियापोल नजर आएगा। ये तमाम वो इलाके हैं जो इस वक्त रूस के पास है, यहां तक कि माल्टीपोल पर भी रूस का कब्जा है। तो ये 2022 में ही रूस ने अपने कब्जे में ले लिया था, और इन इलाकों में रूस ने अपनी जो मौजूदगी है और मजबूत की है, और जो लड़ाइयां हो रही हैं इसी की सीमा पर चल रही हैं। लेकिन चाहते आपको बताएं कि इस वक्त माल्टीपोल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि माल्टीपोल से बहुत ही करीब पड़ता है ज़पोरिज़िया, और ज़पोरिज़िया में न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसको लेकर कई बार आपने खबरें देखी होंगी। लेकिन डोनबास का इलाका जिससे इस लड़ाई की शुरुआत हुई थी, वहां पर अब भी रूस का कब्जा है। ये 4 तस्वीरें आपको देख पा रहे हैं आप। इसमें सबसे ऊपर आप देखेंगे फरवरी 2022 की तस्वीर है। उस वक्त सिर्फ और सिर्फ क्रीमिया पर कब्जा था, और जो आपको पीला हिस्सा नजर आ रहा है वो डोनबास का इलाका है जहां पर रूस समर्थक जो लड़ाके थे लगातार लड़ाई लड़ रहे थे। एक बार फिर से हम उस मैप को दिखाएंगे जिससे आप समझ पाएंगे किस तरह से 2022 से 2024 का यह सफर शुरू हुआ है। तो मैप के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से रूस में इस वक्त जो लड़ाई है अपने उस इलाके में पहुंच चुकी है जहां पर अब लड़ाई भीषण होने जा रही है, तो की ओर खिसक गई। लेकिन अब 2024 में एक बार फिर से खार्किव के पास मोर्चा खुल गया है, और सबसे लेटेस्ट हम आपको जानकारी दे रहे हैं इस वक्त चल क्या रहा है। वोव्शनाक वो जगह है जहां पर इस वक्त सीधे रूसी जो आर्मी है वो यहां पर एंटर कर चुकी है। यहां पर आमने सामने की लड़ाई चल रही है। करीब 30,000 की सेना यहां पर रूस ने तैनात किया है, और उसकी पूरी कोशिश है कि वोव्शनाक को वो किसी तरह से अपने कब्जे में ले ले। जैसे ही इसके कब्जे में आएगा तो मोराल टूटेगा यूक्रेनी सेना का, और वो पीछे हटेंगे, और यहां पर उसके बाद स्टार्सिया इसको कब्जे में लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर जो खार्किव है उसे कट कर दिया जाएगा ईस्टर्न पार्ट से। जैसे ही खार्किव ईस्टर्न पार्ट से कट होगा तो डोनबास का जो इलाका जो रूस के कब्जे में है, और खार्किव के जो ईस्ट में जो इलाका पड़ता है वो पूरी तरह से रशिया के कब्जे में आ जाएगा। यानी एक बार फिर से 2022 का वो लम्हा बनेगा जहां पर खार्किव के आसपास उसके 25 किलोमीटर के दायरे में रूसी सेना आ जाएगी। एक और जगह है लिप्सी। लिप्सी क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि खार्किव का जो 25 किलोमीटर का पूरा ये दायरा है, इस वक्त यहां पर सबसे ज्यादा भीषण लड़ाई चल रही है, और यहां पर जैसे ही लिप्सी से यहां पर अंदर की ओर आएंगे और साथ ही एक खार्किव गिरेगा। जब खार्किव गिरेगा तो मतलब साफ है रूस के लिए बड़ा झटका। अब आप देखिए ये वो महत्वपूर्ण जगह है जिसको लेकर लड़ाई शुरू हुई थी। डोनबास का इलाका, ये नॉर्थ ईस्ट का इलाका है जहां पर लुहांस्क और दोनेत्स्क है। लेकिन यहां पर लड़ाई कहां चल रही है आपको बताते हैं। अविदिका, जो अडिविका है, अडिविका में इस वक्त जो लड़ाई चल रही है ये हो रही है दोनेत्स्क शहर के लिए। अडविका में लड़ाई होने की वजह क्या है? क्योंकि इस जगह पे कुछ ऐसे हैं जो आप देख रहे हैं, जो आपको बैंगनी रंग में नजर आ रहे होंगे, पर्पल जो कलर है, यहां पर कुछ जो शहर है या फिर कहेंगे गांव है, वो इसी साल जून के महीने में यूक्रेन ने वापस लिए थे। एक बार फिर से कोशिश हो रही है कि अद्विका से किसी तरह से एंटर करके दोनेत्स्क पहुंच जाए। अगर यह शहर गिरता जिसकी आबादी करीब 30,000 है, यहां से सीधा दोनेत्स्क का रास्ता खुलता है। दोनेत्स्क अगर गया तो ऐसे में रूस के लिए बड़ा झटका है। इसीलिए यूक्रेन ने पूरी अपनी जो फोर्सेज है इस जगह पे लगा दी हैं। अब रूस यूक्रेन के हर वॉर जोन को समझने के लिए हम आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं जो आपको बताएगा कि किस तरह से इस लड़ाई की शुरुआत हुई और लड़ाई धीरे धीरे अपने अंजाम तक पहुंचता नजर आ रहा है। 2022 फरवरी इस लड़ाई की शुरुआत हुई थी। सिर्फ क्रीमिया उस वक्त रूस के कब्जे में था, और दोनेत्स्क जो आपको ये पीला रंग नजर आ रहा है, यहां पर दोनेत्स्क
और साथ ही साथ लुहांस्क का इलाका था, जहां के जो लड़ाके थे, जो विद्रोही थे, रूस के लिए यूक्रेन से लड़ रहे थे। उसके बाद मार्च 2022 में जब लड़ाई शुरू हो गई, उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे जो पूरा नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट का जो इलाका है, आप देखिए सुमी, खार्किव के ऊपर के इलाके और साथ ही मारियापोल, यहां पर दोनबास के इलाके और खेरसों, ये रूस के कब्जे में आ गया। तो ये बड़ी कामयाबी थी रूस के लिए। उसके बाद नवंबर 2022 जब नेटो की ओर से लगातार हथियारों की सप्लाई यूक्रेन को हुई और ये रुख मुड़ गया और यहां पर एक बार फिर से रूस को पीछे खदेड़ते हुए यूक्रेन की सेना खार्किव और उसके आसपास के इलाकों पर कब्जा करती है, खेरसों के एक हिस्से को भी अपने साथ ले लेती है। इसके बाद आई है मई 2024, ये जो मौजूदा हालात हैं उसमें सबसे बड़ी कामयाबी अगर रूस की यहां पर दिखती है तो उसने नॉर्थ ईस्ट के इस इलाके को अपने कब्जे में ही रखा है, इसने इसे जाने नहीं दिया है। और कामयाबी यहां पर यूक्रेन की रही कि यूक्रेन ने रूस को यहां पर ही नॉर्थ ईस्ट तक ही रोक के रखा हुआ है। लेकिन एक बार फिर से लड़ाई शुरू हो चुकी है और रूस की कोशिश है, जिसका मैप आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से वो शनाक से अंदर आने की कोशिश कर रहा है और खार्किव को काटने की वो कोशिश कर रहा है। तो ये मैप आपको बताने के लिए काफी है कि किस तरह से इस पूरी की पूरी लड़ाई पिछले 2.5 साल से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है, चल रही है और यहां पर इस वक्त रूस और यूक्रेन आमने सामने है। बहरहाल इसमें सबसे बड़ी खबर इस वक्त एक और आ रही है, आपको बता दें, कुर्स्क शहर में यूक्रेन ने भीषण तबाही मचाने के लिए ड्रोन भेजे थे, लेकिन रूसी सेना ने उन्हें मार गिराया है, कई को जाम करके बेकार कर दे गया। और रूस का कुर्स्क शहर यूक्रेनी बॉर्डर के पास है और यहां की आबादी करीब 11 लाख है। रूस के यूक्रेन के ड्रोन को मार गिराने की शाहिद मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो ईरान से मिली है। तो रूसी सेना ने ईरान से मिले शाहिद ड्रोन से अटैक किया है और शाहिद ड्रोन के जरिए रूस के कुर्स्क शहर के ऊपर हमला हुआ है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त यूक्रेन से, रूस ने अपने अटैक मिशन को नाकाम कर दिया है। यूक्रेन के सैनिकों ने शॉर्ट रेंज मिसाइल से हमला करके रूसी हमले को रोक दिया है और इसमें ड्रोन्स को मार गिराया है। आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से यहां पर स्टिंगर मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसे कंधे पर रख के चलाया जाता है। अमेरिका और नेटो देशों की ओर से ये स्टिंगर मिसाइल्स दिए गए हैं इस वक्त यूक्रेन को, जिसके जरिए हेलीकॉप्टर, इसके अलावा फाइटर प्लेन और साथ ही ड्रोन्स को मार गिराया जाता है। बहुत ही घातक ये माना जाता है, प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल है, जहां पर भी निशाना लगता है उसे यह ध्वस्त कर देता है और इसी का इस्तेमाल करके बताया जाता है करीब 300 से ज्यादा हेलीकॉप्टर्स और 300 से ज्यादा रूसी जो हथियार थे, वेपन्स थे, उनको स्टिंगर मिसाइल के जरिए ही बताया गया सबसे ज्यादा आघात पहुंचाया गया, तबाह किया गया। 300 फाइटर्स और 300 के करीब हेलीकॉप्टर्स को गिराया गया है इसी तरह के मिसाइल के जरिए। अब रूस यूक्रेन युद्ध में दोनों तरफ हजारों सैनिक मारे गए हैं। सबसे ज्यादा मौतें दोनों सेनाओं के बीच जमीनी युद्ध में हुई है, जहां तोप खानों और टैंक्स का जमकर इस्तेमाल हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस यूक्रेन युद्ध में 80% मौतें तोप गोलों से हुई है। यूक्रेन के करीब 31,000 से ज्यादा और रूस के 50,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं सिर्फ और सिर्फ तोपखानों की वजह से। रूस ने इस साल 3 मिलियन आर्टिलरी शेल्स प्रोड्यूस करने की बात कही, यानी करीब 30 लाख शेल्स प्रोड्यूस किए जाएंगे, निर्माण किए जाएंगे। अमेरिका और यूरोप ने मिलकर 1.2 मिलियन आर्टिलरी शेल्स प्रोड्यूस किए हैं और रूस ने 1 मिलियन तोपों के गोले नॉर्थ कोरिया से खरीदे हैं और पुतिन ने 2021 में सेना का बजट भी डबल कर दिया है। एक आंकड़ा तो यह भी बताता है कि रूस एक दिन में करीब 10,000 गोले दाग देता है यूक्रेन के ऊपर। बहरहाल लगातार इतनी ज्यादा खपत हो रही है कि उसे नॉर्थ कोरिया से शेल्स खरीदने पड़ रहे हैं, यानी कि एमुनिशंस लेने पड़ रहे हैं। तो आप देखिए कि तोपखानों की वजह से 31,000 से ज्यादा सैनिकों की मौत हुई है यूक्रेन में और 50,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं रशिया में। अब युद्ध के मैदान में सबसे घातक ड्रोन वॉर का आपको हम वीडियो भी दिखाएंगे। रूस के पास एक से बढ़कर अब एक क्रूज बैलिस्टिक मिसाइल्स का जखीरा है, लेकिन यूक्रेन ड्रोन के मामले में बहुत आगे है। युद्ध से पहले ही यूक्रेन में ड्रोन की होम इंडस्ट्री बनी हुई थी, यानी कि वो मैन्युफैक्चर कर रहे थे, जिसका इस्तेमाल उन्होंने किया है। यूक्रेन के 2 मिलियन ड्रोन हर साल बनाने का एक प्रोडक्शन रिकॉर्ड है। इसमें चीन से मंगाए गए सस्ते पार्ट इस्तेमाल होते थे। युद्ध में यूक्रेन के करीब 10,000 ड्रोन हर महीने तबाह हो रहे हैं। यूक्रेन के बहुत से ड्रोन वन वे स्ट्राइक मिशन वाले होते हैं, जिसे आत्मघाती भी हम कहते हैं, जिसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यूक्रेन के सस्ते ड्रोन वॉर में
इस वक्त सबसे ज्यादा कारगर नहीं साबित हो रहे हैं। इनमें पोलैंड से पेलोड जो ले जाने की क्षमता होती है, यानी वेपन ले जाने की जो क्षमता होती है या फिर बारूद ले जाने की जो क्षमता होती है, बहुत कम है, जिसकी वजह से इसका प्रोडक्शन तो हो रहा है लेकिन इसका फायदा नहीं हो रहा। और पहले यूक्रेन ने इन ड्रोन का इस्तेमाल खेती और कारखानों में किया था, लेकिन अब उसका इस्तेमाल वॉर में हमलों के लिए किया जा रहा था, लेकिन उसका जो इस्तेमाल है या फिर उसके जो कारगर होने की जो क्षमता है वो बहुत कम होती जा रही थी। अब यूक्रेन ने 2 मिलियन ड्रोन हर साल बनाता है। इसमें चीन से मंगाए गए पार्ट्स के वजह से ही उसको फायदा मिला, और जब उसने लड़ाई की शुरुआत हुई उसके बाद इसका इस्तेमाल शुरू किया। लेकिन उसे टर्की से जैसे ही ड्रोन्स मिले और खासतौर पर अटैक ड्रोन्स मिले, उसने पूरी तरह से युद्ध का रुख बदला था और 2022 के अंत तक और 2023 के शुरुआत में इसी जो तमाम टर्की से मिले हुए जो ड्रोन्स, अटैक ड्रोन से उसने रूस को काफी नुकसान पहुंचाया। अब यूक्रेन ने जब ड्रोन के जरिए रूसी टैंकों और वॉरशिप को निशाना बनाना शुरू किया तो पुतिन ने अपने दोस्त ईरान से मदद मांगी थी। रूस ने ईरान से शाहिद कामिकेज ड्रोन्स खरीदे थे, जिसे आत्मघाती ड्रोन कहा जाता है। तो शाहिद आत्मघाती ड्रोन्स बनाने की फैक्ट्री लगाई और ईरान के साथ मिलकर रूस ने हर महीने 400 से 500 शाहिद ड्रोन बनाना शुरू कर दिया। अब शाहिद ड्रोन करीब इनकी जो रेंज होती है 2500 किलोमीटर तक की है, मारक क्षमता 50 किलोग्राम का ये विस्फोटक ले जाने में सक्षम है, 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने में सक्षम है। अब ईरान के शाहिद आत्मघाती ड्रोन वॉर जोन में कहर बरपा रहे हैं और यूक्रेन के लिए बहुत ही ज्यादा घातक साबित हो रहे हैं, क्योंकि ये बनाने में, प्रोडक्शन में इनका खर्च कम आता है, लेकिन काम में ये बहुत जबरदस्त यूटिलिटी है इनकी, बहुत ही फायदेमंद है। और रूस यूक्रेन युद्ध में एक खास बम की बहुत चर्चा आपने सुनी होगी, और यह है रूसी गाइडेड बॉम्ब, जिसे बिल्डिंग डिस्ट्रॉयर भी कहा जाता है। जब किसी यूक्रेनी बिल्डिंग में रूसी सेना इसे गिराती है तो बहुत कम आवाज होती है, धुआं भी काफी कम होता है, लेकिन बिल्डिंग पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो जाती है। रूस का यह महाविनाशक बम है और रूस का यह जो गाइडेड बम है सबसे घातक साबित हुआ है। बम से करीब 200 मीटर का इसका एरिया है जो पूरी तरह से तबाह हो जाता है। करीब इसका जो वजन है वो 675 ग्राम का है और रेंज इसका है 40 से 70 किलोमीटर के रेंज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और यही वजह है कि डोनेट्स्क के इलाकों से इसको छोड़ा जाता है, जिसके जरिए वो काफी दूर तक अंदर यानी कि मध्य यूक्रेन तक ये मारक क्षमता रखता है। यूक्रेन में तबाही मचाने के लिए रूस कई तरह की घातक मिसाइलों का भी इस्तेमाल कर रहा है। इनमें रूस की घातक मिसाइल कौन कौन से आपको बताते हैं। इस्कंदर एम बैलिस्टिक मिसाइल है, लेकिन ये मीडियम रेंज की है, बहुत लॉन्ग रेंज की मिसाइल नहीं है। पहले प्रोडक्शन इसका 7 महीने में हो जाता था, अब तो 30 महीने में ही इसका प्रोडक्शन होने लगा है। उसके अलावा आपको बताते हैं कि KH-101 ये क्रूज मिसाइल है, इसका इस्तेमाल हवा से भी किया जा सकता है, जमीन से भी किया जा सकता है, और खास बात है कि पानी या जहाजों से भी किया जा सकता है। तो KH-101 सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला इस वक्त मिसाइल है जो रूस कर रहा है। इसका पहले प्रोडक्शन 13 महीने में, अब 30 से 13 महीने कर दिया गया, यानी कि प्रोडक्शन जो क्षमता है बढ़ाया गया है। अब प्रोडक्शन को लेकर बात की जाए तो फराह 101 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का भी जो प्रोडक्शन है लगातार बढ़ाया जा रहा है। शॉर्ट रेंज के ज़ोफाल्गर मिसाइल है, इसका भी बढ़ाया गया है। और इस्कंदर एम बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल रूस ने 2022 से शुरू कर दिया था, लेकिन KH-101 उसके लिए सबसे ज्यादा इसीलिए फायदेमंद साबित हुआ क्योंकि जहाज के जरिए यानी कि पानी के रास्ते कई इलाकों को निशाना बनाया गया और इसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव करना इजी होता था। नहीं तो ड्रोन्स के जरिए ज्यादातर इस्कंदर मिसाइल्स के जो बैटरीज लगाई गई थी उनको निशाना बनाया जा रहा था, जिससे रूस को काफी नुकसान हुआ था। अब 2.5 साल से रूसी सेना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं यूक्रेन को अब ऑस्ट्रिया से भी भारी मदद मिल रही है। ऑस्ट्रेलिया ने यूक्रेन को $250 मिलियन की मदद भेजी है। यह मदद नाटो देशों के 43 अरब के अलावा है। अब 32 देशों के सैन्य संगठन नाटो ने $43 अरब की मदद दी है ताकि रूसी सेना के खिलाफ यूक्रेन अपनी आत्मरक्षा कर सके। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि 75 साल नाटो के हुए हैं, इसके अधिवेशन के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पहुंचे थे और जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी कहा था कि हम पूरी तरह से मदद करेंगे और करीब $22 करोड़ की भी मदद जो दी जा रही है वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रकम है। और साथ ही F-16 विमान बहुत ही जल्द यूक्रेन के साथ जुड़ने जा रहे हैं और इसका इस्तेमाल रूस के ऊपर किया जाएगा। अब आपातकाल की याद में केंद्र सरकार का बड़ा फैसला है। पूरी खबर इस ब्रेक के बाद।